नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 5 राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था आज अंबाला में औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में होगा शामिल। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली समेत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम के बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आज करेंगे शुभारंभ। किसानों के लिए गोपाला ऐप होगा लॉन्च। बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी कुछ और योजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन परिसर में राज्यसभा के 252वें सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सावधानियां बरतने की दी सलाह। उपसभापति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने भरा पर्चा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, आम सहमति बनाने की कोशिश जारी। अब आपके घर तक आएगा बैंक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा। अक्टूबर 2020 से दी जाने लगेगी वित्तीय सेवाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्राहक मामूली शुल्क देकर उठा सकते हैं सुविधा का लाभ। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को पहले से मिल रही है सेवा। और कोविड-19 से निपटने में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है भारत। एक दिन में रिकॉर्ड 11.5 लाख से अधिक नमूनों की जांच। करीब 75,000 लोग हुए ठीक। देश भर में स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 34 लाख के पार। औरैया में धान व्यापारी की रुपए के लेन देन को लेकर मिल मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद सबको फेंककर वापस मिल आ गए। आपको बता दें कि औरैया के सदर कोतवाली ग्राम दिव्यापुर रोड बाईपास निवासी कैलाश नारायण दीक्षित दोपहर 3 बजे पास में ही कुंवर बहादुर राठौर की धान मिल में गया था। उसका पिछले 5 साल से मिल मालिक के पास धान बेचने के तकरीबन 50 लाख रुपए का लेन देन था। हाल ही में उन्होंने मिल मालिक से एक प्लॉट खरीदने की बात कही थी। उन्होंने अपने पुत्र विनय दीक्षित से करीब 10 लाख रुपए प्लॉट खरीदने के लिए ट्रांसफ़र कराए थे। उन्हीं पैसों को लेकर वो मिल गया था। काफ़ी देर तक जब कैलाश नारायण घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई। फ़ोन मिलाया तो घंटी जाती रही लेकिन फ़ोन उठा नहीं। इस पर उसके पुत्र विनय दीक्षित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे एसएसपी कमलेश दीक्षित और सीओ सिटी ने उसकी तलाश शुरू की। शक होने पर पुलिस ने मिल मालिक कुंवर बहादुर और नौकर हाकिम को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मिल में ही कैलाश नारायण की चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया था। इसके बाद ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। सबको वह जौरा गांव के पास एक खेत में फेंकाए। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने सब बरामद कर लिया है। मृतक के पुत्र ने मिल मालिक कुंवर बहादुर, नौकर हाकिम सुधीर शुक्ला और राजीव राठौर के खिलाफ तहरीर दी है। एसपी सुनीति ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इस समय प्रदेश की हालत बहुत खराब है, जंगल राज है। डेली कहीं ना कहीं घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो मीडिया से तो हम ये अनुरोध करेंगे कि कम से कम हम लोगों को, जनता को ये तो पता चले कि सही क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सिर्फ पैसे के लालच में उस व्यापारी भले आदमी की हत्या कर दी गई। उसे पहले बुलाया गया तो वो वहाँ उसके पहले से पैसे थे। 2-3 प्लाट पहले भी रुपए के बदले लिख चुके थे। अब जो बाकी का रुपया था वो चाहते थे कि या तो रुपया दे दो और नहीं तो हमें प्लाट लिख दो। तो उसे बेहोशी की दवा खिला दी, चाय में चाय पिलवाई और उसके बाद सर कुचल के मार के उसे सोने बहु बम्बा पर डाल दिया गया। तो इस समय हम लग हमारी बात हुई। आज के दिन तो सीओ साहब या आपके कप्तान साहब सब लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन घटना बहुत अशोभनीय है, बहुत निंदनीय है। इस सरकार में इस समय प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और हर व्यक्ति, व्यापारी, किसान, नौजवान, युवा, हर व्यक्ति परेशान है। और कोई भी व्यक्ति, सबसे ज़्यादा खासतौर से हमारी माताएं बहनें घर से निकलती कोई पता नहीं कि वो वापस आएंगी कि नहीं आएंगी।
कोई व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। देखिए ऐसा है, ये मृतक का नाम है कैलाश नारायण। इनकी उम्र 65-70 साल की है। ये 3 बजे अपने घर से निकले और उसके बाद इनका फ़ोन तो रिंग हुआ, परिवारजन का कहना है, लेकिन वो उठा नहीं। अच्छा, इनका एहसास परिवार वालों को शाम को हुआ 5-6 बजे के आसपास, तो वो एक्टिव हुए, इनको जगह जगह ढूंढे। 9:30-10 बजे के आसपास उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया, तो हम लोग भी एक्टिव हो गए थे और परिवार वालों ने शक उन्हीं के एक पास में एक राइस मिल है, उस राइस मिल के ओनर और उनके यहाँ जो गार्ड काम करता है उन्हीं पे शक जाहिर किया था, क्योंकि अक्सर उठना बैठना इन्हीं लोगों के साथ था और उस दिन भी ये कहकर कि उनके पास जाएंगे गए थे। उसी क्रम में मैं बताऊं कि साथ साथ एक अलर्ट और होता है कि सोंदेमो गांव, जो कि बहुत ही देहात की तरफ हमारे थाना दिव्यापुर में है, वहाँ एक गाड़ी किसी बुजुर्ग की डेड बॉडी फेंक कर निकलती है। तो गांव वालों ने बड़ी सूझबूझ दिखाकर गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। वहाँ जैसे दिव्यापुर पुलिस पहुंची, फोटोज वगैरह एक्सचेंज हुई, तो पता चला वो कैलाश नारायण जी की ही है। और जो गाड़ी है उसको हम ट्रेस करवा पा रहे हैं उसी राइस मिल ओनर से। तो चीज़ें ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। रात में ही हमने दबिश देकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे इंटेरोगेट करके लाभप्रद जानकारी भी मिली है और मृतक का कुछ सामान वगैरह भी हम बरामद करवा पाए हैं। अभी परिवारजन से एक तहरीर आई है, उसी के क्रम में जो आगे की विधिक कार्रवाई है, पोस्टमार्टम वगैरह की प्रक्रिया हम लोग करवा रहे हैं। कंगना रनौत के हिमाचल से मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके मुंबई ऑफिस में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई कर दी। बीएमसी ने दफ्तर में 2 घंटे तोड़फोड़ की। कंगना ने कहा कि उन्होंने मुंबई को पीए के कहकर को कुछ गलत नहीं किया। कंगना का दफ्तर मुंबई के बांद्रा में पाली हिल में स्थित है। उन्होंने 48 करोड़ रुपए खर्च करके इसे बनवाया था। यहाँ उनके प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जो अपना दफ्तर तोड़े जाने के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट गई, जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगाते हुए बीएमसी से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी ने जो किया उसके पीछे बदले की भावना है और ये काम निंदनीय है। जिस तरह से बीएमसी ने निर्माण को ढहाने का काम किया है, उसके पीछे अच्छी नीयत नज़र नहीं आती। दूसरी टिप्पणी में कहा कि अचानक बीएमसी नींद से जागता है और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर देता है, और वो भी तब जब वो राज्य से बाहर है। तीसरी टिप्पणी में कहा कि हम मदद नहीं कर सकते, पर ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर बीएमसी ने इसी तरह की तेजी दूसरे अवैध निर्माण पर एक्शन लेने में दिखाई होती तो ये शहर रहने के लिए कुछ और ही जगह होता। बीएमसी ने 24 घंटे में 2 नोटिस भेजे थे। बीएमसी ने उनके मुंबई ऑफिस में अवैध निर्माण को लेकर 24 घंटे में दूसरा नोटिस भेजा था। फिर बीएमसी की एक टीम जेसीबी मशीन, क्रेन और हथौड़े लेकर ऑफिस पहुंच गई और कंस्ट्रक्शन तोड़ा। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि बीएमसी ने जो नोटिस दिया वो अवैध था। कर्मचारी अवैध तरीके से ही परिसर में दाखिल हुए। इससे साफ समझ में आता है कि बीएमसी पहले से ही बिल्डिंग गिराने के लिए तैयार थी। कंगना ने इस कार्रवाई पर लगातार 5 ट्वीट किए। उन्होंने कहा ये एक इमारत या ऑफिस नहीं, राम मंदिर है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने ये साबित कर दिया कि मुंबई को पीओ के कहकर उन्होंने गलती नहीं की। दरअसल कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। इसी के चलते केंद्र ने उन्हें 22 कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की थी। इस दौरान 11 सुरक्षाकर्मी उनके साथ हमेशा रहेंगे। भारतीय वायुसेना में राफेल फाइटर जेट्स को शामिल करने के लिए अंबाला वायुसैनिक अड्डे पर कार्यक्रम शुरू हो गया है। वायुसेना विधिवत तरीके से राफेल विमानों को अपने बेड़े में शामिल करेगी। ये विमान वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला के वायुसैनिक अड्डे पर पहुंचा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया,
रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, रक्षा विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के साथ रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी वायुसेना के इतिहास में दर्ज होने वाली इस बड़ी घटना के अवसर पर उपस्थित होंगे। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को बुधवार को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नई दिल्ली के आदर्श नगर के लिए रवाना किया गया। इस रेलगाड़ी में कुल 14 पार्सल डिब्बे हैं, जिनमें से 4 नागपुर के लिए और 10 आदर्श नगर के लिए हैं, जिनमें कुल 332 टन सामान लदा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान रेल ये सुनिश्चित करेगी कि कृषि उत्पाद देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे। और इससे पहले कल हिमालय दिवस पर इसके संरक्षण को लेकर आयोजित वेबिनार में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम अगर प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगी। बुधवार को भारतीय परंपरा में रचे बसे हिमालय पर्वत के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिमालय पर्यावरण, सांस्कृतिक और आर्थिक लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया महामारी से जूझ रही है, प्राकृतिक आपदाओं से दो चार हो रही है। ऐसे में प्रकृति संरक्षण के लिए सबको आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार हिमालय संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। We must respect nature, as I told you, preserve culture for a better future. We need to rethink our developmental paradigm in such a way that human beings and nature coexist and thrive together. Development should not be at the cost of environment. हर साल हिमालय के संरक्षण को लेकर हिमालय दिवस मनाया जाता है। कोरोना संकट के चलते इस बार वेबिनार के जरिए विचार विमर्श हुआ। इस बार हिमालय दिवस की थीम हिमालय और प्रकृति रखी गई। हिमालय दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी किताब संसद में हिमालय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भेंट की। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण आगामी 1 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। आयोग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें आगामी 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के काम में बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्टेशनरी की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करवाने को कहा गया है, जिसे BLO किट कहा जाता है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम करीब 3.5 महीने चलेगा। इसमें ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर परिवार के सदस्यों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही वर्ष 2015 से अब तक मृत या दूसरे राज्यों में चले गए और डुप्लीकेट वोटरों के नाम भी हटाएंगे। यही नहीं, वर्ष 2015 से 1 जनवरी 2021 तक ग्रामीण इलाकों में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए वोटर भी शामिल किए जाएंगे। 2015 के पंचायत चुनाव में करीब 11 करोड़ 80 लाख वोटर थे। पिछले 5 वर्षों में इसमें 10% की बढ़ोतरी मानी जा रही है। इस लिहाज से इस वर्ष की नई वोटर लिस्ट में करीब 13 करोड़ वोटरों के बनने की उम्मीद है। प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल या मई के महीनों में करवाए जाने की उम्मीद है। प्रदेश का पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग इसी आधार पर अपनी तैयारियों में जुटा है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण शहरी क्षेत्र में शामिल पंचायतों के घटाते हुए नया परिसीमन, सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारण में 6 महीने का समय लग सकता है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अक्टूबर में अगर शुरू होता है तो सारे काम अगले साल मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। अगले साल फरवरी मार्च में वार्षिक परीक्षाएं भी होंगी, इसलिए पंचायत चुनाव अप्रैल मई के महीनों में होने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में सुविधाएं देने के लिए तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाता है, लेकिन फिर भी तमाम योजनाएं गरीबों की चौखट तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ जाती हैं। क्योंकि ऐसा ही एक मामला इटावा जनपद के गांव बिरारी में देखने को मिला। इस गांव में विकास तो हुआ है, लेकिन कागज़ों में, क्योंकि हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।
एक दिल से बिरारी को जोड़ने वाली सड़क पर जहां लगभग महीनों से सफाई नहीं होती है, सड़क पर नाली का गंदा पानी भरा रहता है। सड़क के किनारे नाली न होने के कारण गांव का गंदा पानी सड़क पर आकर भर जाता है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानी होती है। वहीं दूसरी तरफ गांव बिरारी में अंबेडकर पार्क से बारात घर की ओर जाने वाली सड़क कुछ महीनों से उखड़ी पड़ी है, जिससे घरों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी भरने से सड़क कई बार उखड़ चुकी है। कई बार इसकी शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि खबर सामने आने के बाद इस पर कोई अधिकारी कार्रवाई करता है या नहीं। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आने जाने रास्ते में मुझे बहुत दिक्कत होती है। पानी जल भराव ज़्यादा रहता है यहाँ। बरसात में तो और भी ज़्यादा दिक्कत रहती होगी। बरसात में पूरी सड़क भर जाती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते, घर से बाहर नहीं निकल पाती है। और इसकी कार्रवाई के लिए आपने किसी से कहा है, जैसे प्रधान या मंत्री, किसी अधिकारी को? मैंने प्रधान से भी कहा है और मंत्री से भी मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, और यहाँ तक कि बीडीओ साहब यहाँ आए थे तो उनको भी मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आपको कुछ आश्वासन मिला था प्रधान की तरफ से या मंत्री की तरफ से? आश्वासन मुझे दिया गया कि कल परसों या 2 दिन में चालू हो जाएगी, लेकिन लगभग समय 1-1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। देश में फैली बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने बुधवार शाम राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हाथों में मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव के साथ मोमबत्ती जलाकर कहा कि सियासत के आसमान पर रोशनी से इंकलाब लिख दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद धर्मपत्नी डिंपल यादव के साथ साइकिल के सामने खड़े होकर मोमबत्ती जलाई। अपने अपने हाथों में मोमबत्ती लेकर खड़े दोनों नेताओं का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर बेरोजगार युवाओं के समर्थन में मार्मिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा, आज आने वाले कल के बदलाव का इतिहास लिख दिया, सियासत के आसमान पर रोशनी से इंकलाब लिख दिया। आज युवाओं ने भाजपा के शासनकाल की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। हमने नौजवानों की खातिर मोमबत्तियां जलाकर हमेशा की तरह आज भी उनका साथ दिया है और देते रहेंगे। 9 बजे 9 मिनट अभियान को समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव ने अपने पूरे घर में अंधेरा रखा और मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी हाथों में मशाल लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर राजधानी के विभिन्न स्थानों पर समाजवादी छात्र सभा युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदर्शन की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दिल्ली रोड पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाइक सवार 2 युवकों का चालान काटने पर हंगामा जमकर हुआ। युवकों ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि हापुड़ निवासी 2 युवक बाइक से दिल्ली जा रहे थे। युवकों ने हेलमेट हाथ में ले रखा था, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने रोककर चालान काट दिया। चालान कटते ही युवकों ने हंगामा शुरू कर दिया। युवकों द्वारा एसपी से शिकायत करने की बात पर हंगामा और बढ़ गया। करीब 20 मिनट तक सड़क पर हंगामा होता रहा। सीवर लाइन की खुदाई के चलते वहां पहले ही वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी। हंगामा के चलते और लंबा जाम लग गया। काफ़ी देर तक जब मामला शांत नहीं हुआ तो दोनों युवकों को पुलिस कोतवाली लेकर आ गई, जहां उनके परिजनों को बुलाकर माफ़ी मांगने पर ही दोनों युवकों को छोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तीर्थयात्रियों और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों के आगे के विकास के लिए चल रहे प्रयासों में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने का भी आह्वान किया। समीक्षा में केदारनाथ में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे वहां अधिक तीर्थयात्रियों के साथ साथ पर्यटक भी जा सकें। केदारनाथ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी के दौर में पैदा हुई चुनौतियों और उनसे निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता करने और कुशल नेतृत्व देने के लिए सऊदी अरब की सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर संतुष्टि जताई और सभी क्षेत्रों में सहयोग को आगे और भी मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि G20 देशों के स्तर पर की गई पहल से कोरोना महामारी के खिलाफ समन्वित प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान को कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी भारतीयों की मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सुल्तान सलमान शाही परिवार के अन्य सदस्यों और सऊदी अरब के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 294 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। साथ ही किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना संबंधी ई गोपाला ऐप की शुरुआत भी की। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के लोगों और योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चर्चा की और इन योजनाओं के फायदे को बताया। इस दौरान पूर्णिया की एक महिला ने पीएम मोदी को बताया कि राज्य में शराबबंदी के बाद से उनके परिवार ने पशुओं को पालने का काम शुरू किया है। इस पर पीएम ने कहा कि हमारी सरकार भी आत्मनिर्भरता में महिलाओं को आगे बढ़ावा देने की दिशा में दिन रात काम कर रही है। संरक्षण को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। साथियों, एगो गाय सामान्यतः एक साल में एक बच्चा देवेली, लेकिन आईवीएफ तकनीक से एक गाय की मदद से एक साल में अनेकों बच्चा प्रयोगशाला में हो रहल बा। हमार लक्ष्य ई तकनीक के गांव गांव तक पहुंचावे के बा। साथियों, पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ ही उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसके लिए भी बीते सालों से निरंतर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ई गोपाला ऐप शुरू किया गया है। ई गोपाला ऐप एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा। हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशु को कब क्या जरूरत है और अगर वो बीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहाँ उपलब्ध है। यही नहीं, ये ऐप पशु आधार से भी जोड़ा जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ई गोपाला ऐप में पशु आधार नंबर डालने से उस पशु से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इससे पशुपालकों को जानवर खरीदने बेचने में भी उतनी ही आसानी होगी। साथियों, कृषि हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सब का विकास और तेजी से हो, इसके लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना और गांव में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिहार तो वैसे भी कृषि से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च का अहम सेंटर रहा है। दिल्ली में यहां हम लोग पूसा पूसा सुनते रहते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है कि असली पूसा दिल्ली में नहीं
बल्कि बिहार के समस्तीपुर में है। और यहां वाला तो एक तरह से उसका जुड़वा भाई है। साथियों, गुलामी के कालखंड में ही समस्तीपुर के पूसा में राष्ट्रीय स्तर का एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खुला था। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे विजनरी नेताओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्हीं के प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए साल 2016 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी में और उसके तहत चलने वाले कॉलेजों में कोर्सेज का भी और सुविधाओं का भी व्यापक विस्तार किया गया है। चाहे मोतिहारी में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का नया कॉलेज हो, पूसा में स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट हो, बिहार में कृषि विज्ञान और कृषि प्रबंधन की पढ़ाई के लिए शिक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। इसी काम को और आगे बढ़ाते हुए स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। साथ ही नए हॉस्टल, स्टेडियम और गेस्ट हाउस का भी आज शिलान्यास किया गया है। साथियों, कृषि क्षेत्र की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए पिछले 5-6 वर्षों से देश में एक बड़ा अभियान जारी है। 6 साल पहले जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, वहीं आज देश में 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। यहां बिहार में जो बाढ़ हर साल आती है, उससे खेती किसानी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए महात्मा गांधी रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। ऐसे ही मोतीपुर में मछली से जुड़ा रीजनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, मोतिहारी में पशुपालन से जुड़ा कृषि और डेयरी विकास केंद्र, ऐसे अनेक संस्थान कृषि को विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए शुरू किए गए हैं। साथियों, अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इन तीनों की ताकत जब एकजुट होकर काम करेगी, तब देश के ग्रामीण जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने तय हैं। बिहार में तो इसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। यहां के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो, ऐसे अनेक प्रोडक्ट बिहार के जिले जिले में हैं। हर एक जिले की अपनी पहचान है। हमें इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है। हम लोकल के लिए जितना वोकल होंगे, उतना ही बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, उतना ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि बिहार के युवा, विशेष तौर पर हमारी बहनें, पहले से ही इसमें सराहनीय योगदान दे रही है। श्रीविधि धान की खेती हो, लीज पर जमीन लेकर सब्जी उगाना हो, अजोला सहित दूसरी जैविक खादों का उपयोग हो, कृषि मशीनरी से जुड़ा हायरिंग सेंटर हो, बिहार की स्त्री शक्ति भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने में आज आगे है। पूर्णिया जिले में मक्का के व्यापार से जुड़ा अरण्यक एफपीओ और कोसी क्षेत्र में महिला डेयरी किसानों की
कौशिकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ऐसे अनेक समूह प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, प्रेरक काम कर रहे हैं। अब तो हमारे ऐसे उत्साही युवाओं के लिए, बहनों के लिए केंद्र सरकार ने विशेष फंड भी बनाया है। 1 लाख करोड़ रुपए के इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ऐसे एफपीओ, कृषि उत्पादक संघों को, सहकारी समूहों को गांव में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं बनाने के लिए आर्थिक मदद आसानी से मिल पाएगी। इतना ही नहीं, हमारी बहनों के जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनको भी अब बहुत मदद दी जा रही है। आज बिहार में स्थिति ये है कि वर्ष 2013-14 की तुलना में अब स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ऋण में 32 गुना की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि देश को, बैंकों को हमारी बहनों के सामर्थ्य पर, उनकी उद्यमशीलता पर कितना भरोसा है। साथियों, बिहार के गांवों को, देश के गांवों को आत्मनिर्भर भारत का अहम केंद्र बनाने के लिए हमारे प्रयास लगातार बढ़ने वाले हैं। इन प्रयासों में बिहार के परिश्रमी साथियों का रोल भी बहुत बड़ा है और आपसे देश को उम्मीदें भी बहुत अधिक हैं। बिहार के लोग देश में हो या विदेश में, अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से अपना लोहा मनवाते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बिहार के लोग अब आत्मनिर्भर बिहार के सपने को पूरा करने के लिए भी निरंतर इसी तरह काम करते रहेंगे। विकास योजनाओं की शुरुआत के लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं अपनी भावनाएं प्रकट करूंगा। मेरी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, वो बताऊंगा, और मेरी अपेक्षा यही है, मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का पालन अवश्य करिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर में बड़ी आयु के जो परिवार के जन हैं उनको बराबर संभाल के रखिए। ये बहुत आवश्यक है। कोरोना को लाइट मत लीजिए और हर नागरिक को, क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिकों के द्वारा वैक्सीन जब आए तब आए, लेकिन ये जो सोशल वैक्सीन जो है वो कोरोना से बचने का उत्तम उपाय है, बचने का यही रास्ता है। और इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क, कहीं पर थूकना नहीं, बुजुर्गों की चिंता करना, इन विषयों को मैं बार बार याद कराता हूं। आज आपके बीच आया हूं, फिर से याद कराता हूं। मैं फिर एक बार आपके बीच आने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत राज्य सरकार का, हमारे गिरिराज जी का, सबका धन्यवाद करता हूं।